नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान ने इजरायल के साथ जंग को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान इजरायल के बीच जून में छिड़ी जंग के बाद से ही दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। खुद ईरान ये कह रहा है कि कभी भी ये युद्ध विराम टूट सकता है और अब जो खुलासा ईरान ने किया है उसे इजरायल ही नहीं अमेरिका के लिए भी बड़ी वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने पहले तो समुद्र में युद्धाभ्यास कर ताकत का प्रदर्शन किया और अब अपनी हथियार फैक्ट्रियों को भी लेकर बड़ा दावा किया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर 3 दिन और चलती जंग तो तबाह हो जाता इजरायल। यानी ये साफ कर दिया है कि इस बार ईरान और भी मजबूती के साथ किसी भी जंग के लिए तैयार है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजरायल में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी जनता, गजा में युद्धविराम समझौते की मांग। तुर्की की फर्स्ट लेडी ने राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को लिखा पत्र। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में 2 गांवों पर किया कब्जा, 143 ठिकानों पर बरसाए बम। पाकिस्तान पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने जताई आशंका। आतंकी संगठनों के साथ वित्तीय लेन देन बन सकती है वजह। और चलते चलते में देखेंगे, तारे ने कर दिया खुद का पोस्टमार्टम, धरती से वैज्ञानिकों ने देखा सुपरनोवा का नया रूप। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वॉशिंगटन के बाद अब शिकागो पर कंट्रोल करने की तैयारी में ट्रंप, नेशनल गार्ड तैनात करने पर कर रहे विचार। गवर्नर और मेयर बोले डर फैलाना चाहते हैं राष्ट्रपति। घाव भरने के लिए 1971 के मुद्दों को सुलझाना होगा, इशाक डार के सामने बांग्लादेशी नेताओं की 2 टूक। पाकिस्तान पर औपचारिक माफी मांगने का दबाव। नाइजीरियाई एयरफोर्स का कैमरून सीमा के पास एयर स्ट्राइक, 35 आतंकियों को मारने का दावा। बोको हराम और आईएस वैप जैसे समूहों के बढ़ते हमलों के बीच की गई कार्रवाई। तानाशाह किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने किए नए मिसाइल टेस्ट, सरकारी मीडिया ने दी जानकारी। साउथ कोरिया और अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। तो इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर पर संकट दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से जंग की तैयारियां की जा रही हैं। एक दूसरे को धमकाने की कोशिश भी हो रही है। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि जंग हुई तो इजरायल का अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक टीवी इंटरव्यू में अजीज नासिर जादेह ने कहा कि जून में इजरायल के साथ 12 दिनों का युद्ध और लंबा चलता तो इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाती। अगर युद्ध 15 दिन तक चलता तो आखिरी दिनों में इजरायली हमारी किसी भी मिसाइल को मार नहीं पाते। और यही कारण रहा कि इजरायल ने अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम की मांग की। ईरान के रक्षा मंत्री का दावा है कि अगर सीज फायर नहीं होता तो ईरान की हर मिसाइल इजरायल में अपने टारगेट को हिट करती। इजरायल उसकी कोई मिसाइल नहीं रोक पाता। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, इजरायल और अमेरिका का मीडिया ही ये बात मान रहा था कि ईरान की आधी मिसाइलें ही इजरायल और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रोक पा रहे हैं। नासिर जादेह ने दावा किया कि हमने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइलों का तो इस्तेमाल ही नहीं किया था। उससे पहले ही इजरायल घुटनों पर आ चुका था। उन्होंने कहा कि तेहरान ने अपनी कासिम बसीर मिसाइल का इस्तेमाल ही नहीं किया। हमारे पास जो भी मिसाइलें हैं उसमें यह सबसे खतरनाक हथियार है। कासिम बसीर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें एडवांस गाइडेड और काउंटर मीजर रेजिस्टेंस क्षमता है। जंग में हमने जो भी मिसाइलें दागी, इजरायल की रक्षा प्रणालियां उनमें से ज्यादातर मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं रही। हमारी मिसाइलों के आगे अमेरिका का थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजरायल का आयरन डोम और एरो फेल हो गए। शुरुआती दिनों में ईरान की लगभग 40% मिसाइलें रोक दी गई, लेकिन युद्ध के अंत तक 90% मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर वार कर रही थी। इसके अलावा नासिर जादेह ने यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया कि ईरान के हथियार कारखाने दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कुछ देशों में हथियार कारखाने बनाए हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वे कौन से हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले साल नए हथियारों का परीक्षण किया है जो उन्नत और जंग का रुख पलटने वाले हैं। आपको बता दें कि ईरान के वित्त मंत्री का बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान की तरफ से ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया गया। इस नौसैनिक अभ्यास में ईरान ने सतही टारगेट्स पर क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया है। यह प्रैक्टिस इजरायल से जंग खत्म होने के बाद पहली बड़ी सैन्य प्रैक्टिस थी। वैसे ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो जंग नहीं चाहता और परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत को तैयार है, लेकिन अमेरिका या इजरायल के दबाव में वो इसे पूरी तरह से बंद नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने
फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से फोन पर इस मामले में बात की है और जल्दी ही E3 देशों के साथ ईरान की उप मंत्री स्तर की बैठक होगी। आराघची के बयान की पुष्टि करते हुए जर्मनी के विदेश मंत्री योहान विडफुल ने कहा कि यूरोप तैयार है। उन्होंने कहा कि समय बहुत कम है और ईरान को गंभीरता से शामिल होना होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान लगातार कर रहे हैं कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अगस्त के आखिर में फिर से ईरान पर हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी बातचीत के लिए तो तैयार है, पर अमेरिका या इजरायल अगर जंग चाहता है तो वो जंग को भी तैयार है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायली जनता में बढ़ते आक्रोश की। तो गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ इजरायल की ही जनता सड़कों पर उतर आई है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के गजा में पूर्ण कब्जे के आदेश के विरोध में एक बार फिर इजरायली लोगों ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गजा में युद्ध विराम समझौते की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेना की गजा सिटी पर कब्जे की जो योजना है वो बाकी बचे बंधकों की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने तो यहां तक मांग कर दी कि बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देते हुए एक अस्थायी राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बननी चाहिए। दरअसल नेतन्याहू का गठबंधन फिलहाल उन सदस्यों पर टिका है जो बहुत ही दक्षिणपंथी है और युद्ध खत्म करने के लिए हमास के साथ किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह नेतन्याहू की सरकार गजा में और तबाही मचाने पर आमादा है, उसे देखते हुए अब नई सरकार की मांग देश में उठने लगी है, जिससे नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है युद्ध विराम के लिए, और अब इस सिलसिले में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की पत्नी और देश की प्रथम महिला एमीन एर्दोआन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप से बड़ी अपील की है। उन्होंने मेलानिया ट्रंप को पत्र लिखकर मांग की कि वो नेतन्याहू से मुलाकात कर गजा में बच्चों की दुर्दशा का मुद्दा उठाएं। एमीन एर्दोआन ने अपने पत्र में लिखा कि इन दिनों जब दुनिया एक सामूहिक चेतना में है और फलस्तीन की मान्यता एक वैश्विक इच्छा बन गई है, मेरा मानना है कि गजा की ओर से आपका आह्वान फलस्तीनी लोगों के प्रति एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करेगा। मुझे विश्वास है कि आपने 648 यूक्रेनी बच्चों के लिए जो संवेदनशीलता दिखाई है वही गजा के लिए भी दिखाई जाएगी। बीते दिन संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक भूख निगरानी संस्था आईपीसी ने भी गजा सिटी में अकाल की घोषणा कर दी। ऐसे में अब तुर्की की फर्स्ट लेडी की यह अपील नेतन्याहू पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन क्या नेतन्याहू ऐसी किसी भी मांग को मंजूर करेंगे, यह मुश्किल नजर आ रहा है। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। तो यह युद्ध लगातार तेज होता नजर आ रहा है और रूस के आगे यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है। लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन में हमले किए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है। और अब रूस की सेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमारी सेनाओं ने यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक परिसर और यूक्रेनी सशस्त्र बलों के साथ ही विदेशी लड़ाकों को भी निशाना बनाकर 143 ठिकानों पर हमले किए। पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में 2 बस्तियों सेरेडने और क्लेबनबाइट पर कब्जा कर लिया। ये गांव दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य समूहों के अभियानों के बाद रूसी कंट्रोल में आए। रक्षा मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि रूस के एरियल डिफेंस ने पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेनी हवाई हमलों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है और रूसी क्षेत्र में किए गए 4 हवाई हमलों और 160 ड्रोनों को मार गिराया है। यानी रूसी हमलों के आगे यूक्रेन अब लाचार दिखाई दे रहा है। ना तो उसे रूस पर हमले में कामयाबी मिल पा रही है और ना ही वो रूसी हमलों को रोक पा रहा है। और अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी बदलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अगले 2 हफ्ते के अंदर दोनों नेताओं ने मुलाकात नहीं की, युद्ध विराम पर कोई हल नहीं निकला, तो वो कड़ा एक्शन लेंगे। वो ये भी देखेंगे कि गलती किसकी है। यानी अगर जल्दी युद्ध विराम नहीं हुआ तो अब ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ भी एक्शन लेने के मूड में है। इन हालात में ज़ेलेंस्की ने भारत से मदद की आस लगाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जल्दी ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिश्चुक ने बताया कि दोनों देश तारीख तय करने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल के अंत तक पुतिन भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब भारत रूस यूक्रेन में युद्ध विराम करवाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की बढ़ती मुसीबत की। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसता दिखाई दे रहा है। आतंकवादी संगठनों को पालने की कीमत तो पहले से ही उसे चुकानी पड़ रही है।
आज दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं और अब उस पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि देश एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लौट सकता है। देश की करीब 15% आबादी की तरह से बिना किसी जांच, नियम और बिना किसी रेगुलेशन के वित्तीय लेन देन की जा रही है और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए यह एक बड़ी वजह बन सकती है। हकीकत यह है कि यह मामला आतंकियों को फंड पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने ही इस बात को मान लिया है कि देश के अंदर आतंकियों को फंड देने के लिए भारी पैमाने पर बिना किसी रेगुलेशन के फंड का ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एफएटीएफ की उस पर कड़ी नजर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इससे पहले भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था और बहुत मुश्किल से 2022 में वो इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाया था और अब पाकिस्तान को इस बात की चिंता दिख रही है कि उसे फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही उसकी अर्थव्यवस्था जो मुश्किलों में फंसी हुई है वो और भी बुरी स्थिति में पहुंच सकती है। दरअसल जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी गुट अपने फंडिंग नेटवर्क को बचाए रखने के लिए हवाला, नकद ट्रांजैक्शन और अब डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहता है तो उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एक ऐसे तारे की जिसने मरने से पहले किया खुद का पोस्टमार्टम। जी हां, हम बात कर रहे हैं SN2021YFJ नाम के एक तारे की, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 2.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। यह तारा जब फटा तो उसने वो रहस्य उजागर कर दिए जो अब तक सिर्फ कल्पना में थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा तारा अपना जीवन पूरा करता है तो उसके केंद्र में लोहे का निर्माण होता है। जैसे ही लोहा बनता है, तारा ढह जाता है और एक जोरदार विस्फोट के साथ वो खत्म हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब तक वैज्ञानिक सिर्फ ऐसे सुपरनोवा देख पाए थे जिनकी ऊपरी सतह पर हीलियम, कार्बन या ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व होते थे। लेकिन 2021 में अमेरिका की ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने एक अलग ही तरह की तेज चमक देखी। हवाई में मौजूद केक ऑब्जर्वेटरी ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इस तारे में हीलियम या कार्बन नहीं थे। इनकी जगह इसमें सिलिकॉन, सल्फर और आर्गन जैसे भारी तत्व मौजूद थे। ये वही तत्व है जो तारे के अंतिम पलों में बनते हैं। अब वैज्ञानिक हैरान थे कि आखिर ये तारा ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस तारे ने अपने जीवन के दौरान बने ज्यादातर पदार्थ को खो दिया था और सिर्फ वही बचा था जो इसके मरने से ठीक पहले बना था। इसका मतलब है कि अपनी मौत से पहले इसमें एक बहुत ही हिंसक घटना हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि तारे का केंद्र इतना गर्म और भारी हो गया होगा जिसने उसकी बाहरी परतों को बाहर फेंक दिया। जब ये परतें आपस में टकराई तो SN2021YFJ एक असाधारण तरीके से चमक उठा। वैज्ञानिक अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है इसे लेकर। यह भी हो सकता है कि विस्फोट से पहले कोई और घटना हुई हो, जैसे बहुत तेज हवाएं या शायद किसी दूसरे तारे से टक्कर। लेकिन यह खोज हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड में तारे अपनी यात्रा को खत्म करने के और भी कई तरीके अपनाते हैं, जिनके बारे में हम अभी पूरी तरह से नहीं जानते। भारत के वैज्ञानिक भी इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और ये मानते हैं कि भविष्य के मिशन जैसे आदित्य L1 हमें ऐसे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।